अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 22 है। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप होती हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा सा डाटाबेस का इंट्रो किया था कि डाटाबेस क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि डाटाबेस से पहले जो हम अपनी फ़ाइल को, अपने रिकॉर्ड को स्टोर करते थे वो किस तरह से स्टोर करते थे, वो किस में स्टोर करते थे, वो हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टोर करते थे। वो रिकॉर्ड जो हम अपना उस पर डिस्क पे रखते थे, या हम टेप पे स्टोर करते थे, या हम अपना रजिस्टर्स पे रिकॉर्ड हम जो अपना स्टोर करते थे वो हम लिखते थे, वो हमारा फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसमें हम टेप पे डाटा रिकॉर्ड करते थे, या आप डिस्क पे कर लेते हैं स्टोर, कंप्यूटर पे ही डिस्क पे स्टोर करते हैं, या वो जो हमारी वो टेप्स होती थी वो एक सीक्वेंस के साथ उसमें चीज़ें स्टोर होती थी, वो होता था, या आप उस पर रजिस्टर पे स्टोर करते हैं, वो हमारा फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाता है। उसकी टाइप्स आ जाती हैं। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारा सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप जो अपना रिकॉर्ड या डाटा स्टोर करते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ स्टोर करते हैं, एक तरतीब के साथ स्टोर करते हैं कि पहला रिकॉर्ड रखा, दूसरा आया। इस तरह से जब आप रिकॉर्ड स्टोर करना है, पहला रिकॉर्ड रख दिया, उसके बाद जो सेकंड लोकेशन है खाली है, उसके बाद आपका सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा। आप जितना भी आपका रिकॉर्ड है आप उसको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ स्टोर करते हैं। जैसे हमारा वो टेप होती थी पहले, वो जो उसमें हम जो जितना भी डाटा स्टोर करते थे वो हम एक सीक्वेंस के साथ ही स्टोर करते थे, वो हमारा सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपने डाटा रिट्राइव करना है, डाटा हासिल करना चाहते हैं, दोबारा से वहाँ से डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें की रखी होती थी कि जो भी उसमें, जैसे हमने डाटा स्टोर जब कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, या हमारा CNSE नंबर है, या स्टूडेंट का रोल नंबर है, जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हैं जिस बारे में भी आप एक की रख लेते थे। जो क्या होती थी, एक यूनिक वैल्यू होती थी। जैसे हमारा रोल नंबर होता है, रोल नंबर हर हम स्टूडेंट को अलहदा से डिफरेंट रोल नंबर देते हैं, तो हमने वो उसको एक की रख लेते थे। अगर आपने डाटा दोबारा से हासिल करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, की को यूज़ करते हैं। की हम बताते हैं, की के थ्रू ही हम डाटा फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर कॉलेज में अगर कोई आता है बाहर से बंदा आके किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहता है, वो आके उस स्टूडेंट का नाम बता के रिकॉर्ड नहीं फाइंड कर सकता कि वो कहे कि मुझे इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दें, इसका डाटा चाहिए। तो उस एक नाम के तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आयशा नाम का ही इसको स्टूडेंट है, आयशा के बारे का डाटा लेना है, तो अगर आके मैं कहूँ कॉलेज में मुझे आयशा का डाटा चाहिए, तो मुझे आयशा का डाटा तो नहीं मिलेगा। एक कॉलेज में बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि जिनका नाम आयशा होगा, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे आके स्टूडेंट का रोल नंबर बताना होगा कि इस रोल नंबर का, मुझे साथ में उसकी क्लास बतानी होगी, इस क्लास का और ये रोल नंबर है, उसका मुझे डाटा चाहिए। तो मैं डाटा फौरी फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे कॉलेज वाले फ़ौरन डाटा उसका निकाल के दे देंगे। सीक्वेंशियल फ़ाइल में भी इसी तरह से आपकी कोई की वैल्यू हम रख लेते हैं कि जिसके थ्रू हम डाटा फाइंड करते हैं, डाटा निकालते हैं। अगर आपने इसमें से डाटा हासिल करना है तो डाटा भी आप एक तरतीब से ही हासिल कर सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड नंबर 10 आपको चाहिए तो क्या होगा, आपको रिकॉर्ड नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपका 10 आएगा, वो आप डाटा हासिल करेंगे। उसे हम सीक्वेंशियल एक्सेस भी बोलते हैं कि जो हम डाटा सीक्वेंस के साथ ही हासिल करते हैं। और इसमें क्या होगा, ये है स्लो होगा फाइल जो आपका सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये स्लो होगा। स्लो इस वजह से होगा क्योंकि अगर आपको एक रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको सीक्वेंस के साथ सारे के सारे रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं। यहाँ पे जाके आपका डिज़ायर्ड रिकॉर्ड आता है जो आपको चाहिए है, तो वो आप हासिल करते हैं। तो उस एक रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये हमारा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्लो होता है। उसके बाद इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन आता है। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम उसी तरह से सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो हमारा डाटा होता है वो एक सीक्वेंस के साथ हम स्टोर करते हैं। उसमें भी एक सीक्वेंस के साथ ही स्टोर करेंगे, हम की वैल्यू रख लेते हैं उसी तरह से कि जिसके थ्रू हमने डाटा अपना फाइंड आउट करना होता है। और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि एडिशन ये किया गया है कि इसमें एक इंडेक्स बना लिया जाता है सारे के सारे डाटा का, कि जिसमें इंडेक्स में जैसे हम बुक में हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, सेम इसी तरह से इसमें इंडेक्स बना लिया जाता है कि जिसके थ्रू हम डाटा फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं उसका एड्रेस
उस आप लोकेशन के एड्रेस का आप एक इंडेक्स बना लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं कि जिसमें आपकी मालूमात होती है कि ये डाटा मेरा इस जगह पे पड़ा है, ये डाटा इस जगह पे पड़ा है। अगर आपने किसी डाटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस इंडेक्स को देखते हैं, उस इंडेक्स में देखते हैं कि कौन सा डाटा आपका कहाँ पे पड़ा है, तो वहाँ से आप अपना डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आपका जो डाटा स्टोर होता है वो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। आप जहाँ जिस लोकेशन से चाहते हैं आप डाटा उसको वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसमें हम करते क्या हैं, हम हर एक मेमोरी लोकेशन को डिफरेंट एड्रेस दे देते हैं। जहाँ पे आपका डाटा स्टोर किया उसको नंबर्स में हम एड्रेस दे देते हैं कि इसका ये नंबर एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है। तो जब आपने डाटा फाइंड आउट करना होता है आप उसी एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं जहाँ पे आपका डाटा पड़ा होता है। उसमें आपको एक सीक्वेंस के साथ डाटा एक्सेस नहीं करना पड़ता कि आप एक सीक्वेंस के साथ चलें, तरतीब के साथ। डायरेक्टली जहाँ से आपका दिल करता है आप अपना डाटा हासिल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। आप फ़र्ज़ करते हैं हमने एक रिकॉर्ड एक रजिस्टर पे रखा हुआ है, हम कॉलेज में ही है, हम कहते हैं कि आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी वालों ने अपना एक रजिस्टर बनाया हुआ है, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। एक एडमिन ऑफिस वालों ने रजिस्टर बनाया हुआ है, उसमें वो रिकॉर्ड रख रहे हैं, जो उनको चाहिए होता है, जिस तरह का रिकॉर्ड उनको चाहिए होता है वो वहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं। एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है, एडमिशन लेता है, अब क्या करेंगे, जब आएंगे एडमिन वालों ने अलहदा से उसका रिकॉर्ड लिखना है। अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्स पे लिख रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी वालों ने अलहदा से एडमिन वालों ने रिकॉर्ड रखा, फिर उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लाइब्रेरी वालों ने भी रखना है। उसी तरह से और जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं कॉलेज में सारे के सारे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करेंगे। अगर ज़ूलॉजी का स्टूडेंट है तो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने भी उसका रिकॉर्ड अपने पास स्टोर करना है, अलहदा से उसको रजिस्टर पे उसका सारे का सारा रिकॉर्ड लिखेंगे। तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारा इस तरह से रिकॉर्ड लिखा जाता है। उसका डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब, डाटा रिडंडेंसी का मतलब आएगा कि आपका डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। अब कैसे डुप्लीकेट हो रहा है, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिन ऑफिस वालों ने आपका नेम, रोल नंबर, फादर नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी सारी की सारी डिटेल लिख ली हैं। लेकिन एक बार जब आप लाइब्रेरी वाले के पास, लाइब्रेरी वाले ने डाटा आपका लिखना है, रिकॉर्ड उसने अपने पास रखना है, उसने फिर से आपका नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, इस तरह से सारी की सारी डिटेल वो फिर से लिखेगा। अब ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने फिर आप रिकॉर्ड को रखना है। अब आपका एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड 3 जगह पे डुप्लीकेट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी ज़ाया होगी, आपके रजिस्टर के पेज ज़ाया हो रहे हैं कि आपका एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अब एक ही स्टूडेंट, वो 3 जगह पे उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आपके 2 जगह पे वो एडिशनली हम वो उसको रजिस्टर के पेजेस को ज़ाया कर रहे हैं जब हम कंप्यूटर की मेमोरी को ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो एक जगह पे रख लेना चाहिए, लेकिन हम उसमें फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है, अब हर जगह पे उसका अलहदा से होगा, हमारा डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप देखते हैं कि हमने कॉलेज में जब एडमिशन लिया, हमने एडमिन वालों को भी रिकॉर्ड अपना दे दिया, लाइब्रेरी वाले को भी अपना रिकॉर्ड दे दिया, वहाँ पे भी हमने अपना डाटा एंटर करवा दिया, एडमिन में भी करवा दिया। अब क्या है, स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो हो जाता है चेंज। वो स्टूडेंट अपना एड्रेस चेंज करता है तो एडमिन वाले को बता देता है कि मैंने ये एड्रेस अपना चेंज किया, मैंने घर चेंज किया है, तो आप मेरा एड्रेस चेंज कर लें। उसने एडमिन वालों को बता दिया, लेकिन लाइब्रेरी वाले को बताना भूल गया कि मेरा एड्रेस अब चेंज हो गया है। तो अब अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कोई मेल सेंड करना चाहते हैं, तो मेरे इस एड्रेस पे भेजें। एडमिन में आपने अपना एड्रेस चेंज करवा दिया, लेकिन आप लाइब्रेरी वाले के पास अपना एड्रेस चेंज करवाना भूल गए हैं। उससे आपका क्या होगा, डाटा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। आपका डाटा आप अगर मैं फ़ाइंड आउट करना चाहता हूँ, उसी स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एडमिन वाले के पास जाता हूँ, वहाँ पे उसका जो एड्रेस होगा वो कोई और होगा। लाइब्रेरी वाले के पास जाता हूँ, वहाँ पे उसका एड्रेस कोई और होगा। डाटा मेरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा डाटा आइसोलेशन आ जाता है। डाटा आइसोलेशन में क्या है, इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डाटा स्टोर इन वेरियस फाइल्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ए न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्राइव डाटा। अब इसका मतलब ये होगा, डाटा आइसोलेशन का मतलब कि आपका जो डाटा है वो डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होता है। एडमिन वाले के पास भी स्टोर है, वो लाइब्रेरी वाले के पास भी स्टोर है, वो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वालों के पास भी स्टोर है।
अब क्या होगा कि जो एडमिन वाले हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का सिर्फ नेम, रोल नंबर, उसका फादर नेम दिया, उसका एड्रेस दे दिया, ये चीज़ें उसका दे दी हैं। उन्होंने उसका फ़ी का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है कि स्टूडेंट की कितनी फ़ीस आई है, कितनी रहती है, ये चीज़ें रखी हुई हैं। अब क्या लाइब्रेरी वाले ने क्या किया, उसका नेम, उसका फादर नेम लिखा है, उसका फ़ोन नंबर लिखा है, उसकी कितनी बुक्स इशू हुई हैं, कितनी उसने किस डेट को उसने रिटर्न करनी है, ये चीज़ें उसने रिकॉर्ड रखी हुई हैं। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने उसका नेम रखा है, रोल नंबर, उसका नेम लिख लिया, रोल नंबर लिख लिया, फ़ोन नंबर लिख लिया, उसका ईमेल एड्रेस भी उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस क्या है, अगर कोई फ़ाइल वगैरह सेंड करनी है स्टूडेंट को तो हम उसको मेल कर दें को। अब क्या स्टूडेंट को के घर पे इंफॉर्मेशन में भेजनी है कि उसको रिमाइंडर भेजना है कि आपकी फ़ीस इतनी रहती है, तो आप फ़ीस इस डेट तक आप सबमिट करें। अब क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट की एक तो फ़ीस इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि स्टूडेंट की फ़ीस कितनी आई है, कितनी रहती है, और दूसरा स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा। अब इसमें क्या होगा कि आपके लिए मुश्किल होगा कि स्टूडेंट को एक मेल भेजनी है, उसके लिए आपको जो डाटा है वो डिफरेंट फ़ाइल से कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप एडमिन ऑफिस वाली फ़ाइल से आप क्या करेंगे, उसकी फ़ीस की डिटेल देखेंगे, फिर आप ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से जाके उसका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, फिर जाके आप उसको मेल सेंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसमें आएगी फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। आपको एक ही काम करने के लिए अब डिफरेंट फ़ाइल से अपना डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आ जाती है। इंटेग्रिटी मीन आ जाता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इसमें क्या होगा, आपका डाटा रिलायबल नहीं होगा और एक्यूरेट नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं देखूँ एक्यूरेट कैसे नहीं होगा। एक्यूरेट इस तरह से नहीं होगा कि आपका आपने जो डाटा स्टोर कर रहे हैं, अब मैंने एक रजिस्टर पे या कंप्यूटर के में एक फ़ाइल बनाई है और उसमें मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा नेम लिखा, नेम वाला कॉलम बना लिया, रोल नंबर वाला बना लिया, उसके बाद उसके मार्क्स वाला बना लिया, उसके फ़ोन नंबर वाला कॉलम बना लिया। बनाने के बाद जब मैं अब उसमें डाटा लिख रहा हूँ तो मैं होना ये चाहिए कि ये नेम में है उसमें अल्फ़ाबेट ही आए, जो उसका मार्क्स वाला है उसमें डिजिट्स इन नंबर्स में ही डाटा हो सकता है। उसके बाद जो उसका रोल नंबर है, रोल नंबर में भी उसमें डिजिट में ही न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी, न्यूमेरिक आएगी, और उसके बाद फ़ोन नंबर में भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अब मैं जब रिकॉर्ड लिख रहा हूँ, लिखते हुए मुझसे गलती हो सकती है। कैसे मैं गलती कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखना था वहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ, और जहाँ पे मैंने नेम लिखना था वहाँ पे मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही आए, और वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट दे दिया। और नेम जो होता है किसी भी बंदे का वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होता है, लेकिन वहाँ पे मैंने उसका रोल नंबर लिख दिया, तो मेरा डाटा सारे का सारा इनकरेक्ट हो गया है। अब जहाँ पे नेम आना था वहाँ पे मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ, डाटा मेरा एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, डाटा गलत मैंने डाटा कर दिया है। अब जब मेरा डाटा गलत होगा, अब मैंने किसी स्टूडेंट का नेम देखना है कि उस बंदे का नेम क्या है, तो मैं क्या, जब मैं देखता हूँ वहाँ पे तो रोल नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे तो नेम लिखा ही नहीं है, या मैं क्या करता हूँ रोल नंबर लिखना ही भूल गया हूँ, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या होगा, हमारे लिए डाटा रिलायबल नहीं होगा। वो जो हमने रजिस्टर पे लिखा हुआ उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि मुझे तो स्टूडेंट का नेम चाहिए था, लेकिन वहाँ पे उसका रोल नंबर लिखा हुआ है। लेकिन जब आप रजिस्टर पे लिखेंगे, रजिस्टर तो आपको बोल के नहीं बताएगा कि यहाँ पे नेम लिखना था, आपने रोल नंबर लिख दिया है। यही चीज़ जब हम डेटाबेस में जाएंगे वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पे आप नहीं लिख सकते। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लें हम फ़ोन डायरेक्टरी की, जहाँ पे आप वहाँ पे जब आप नंबर सेव करते हैं, एक तो आप बंदे का नेम लिखते हैं और दूसरा उसका फ़ोन नंबर लिखते हैं। जहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिखते हैं, अगर आप वहाँ पे अल्फ़ाबेट डाटा एंटर करें तो आप नंबर सेव नहीं कर सकते, आपको मोबाइल आपको फ़ौरन मैसेज दे देता है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी डेटाबेस में ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये प्रॉब्लम है, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद आता है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या है, अगर आपने अपने डाटा के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग करनी है, अब डाटा के फॉर्मेट में चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए आपको आपका प्रोग्राम दोबारा से लिखना पड़ता है, आपको सारी की सारी फाइलें दोबारा से बनानी पड़ती है, हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। तो आपका डाटा है जो डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। अब उसकी एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे देखते हैं कि मेरा CNSE नंबर है जो वो है 13 डिजिट पे है, उसके 13 डिजिट्स होते हैं। अब मैंने लिख लिया, रजिस्टर पे बना लिया, तो अब कल को मैं कहता हूँ इसके डिजिट 14 कर दो। अब 14 डिजिट करने के लिए मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे सारे का सारा
रजिस्टर ही दोबारा से बनाना पड़ेगा, मुझे वो अपना टेबल दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो मुझे वो बहुत मेरे लिए मुश्किल काम होगा कि उसको दोबारा से बनाना, फिर उसका सारे का सारा रिकॉर्ड उधर मुंतकिल करना है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। जो आपका डाटा होता है वो प्रोग्राम पे पूरे का पूरा डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद एटॉमिसिटी प्रॉब्लम आ जाता है। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम में क्या होगा कि हम देखते हैं कि अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, फ़ाइल प्रोसेसिंग, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है कि जब आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने क्या, एक तो अकाउंट पहले अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और दूसरे अकाउंट में जाके पैसे आपके ऐड होंगे। अब फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ फर्स्ट अकाउंट ए है, सेकंड अकाउंट बी अकाउंट है। अब मैं ए अकाउंट से बी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब मैंने ए अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए तो अगर ऐसा हो कि अकाउंट जो बी है उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए या लाइट चली जाए, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अकाउंट पैसे सेंड करने के बाद, अब होगा क्या, आपके ए अकाउंट से तो पैसे चले जाएंगे लेकिन बी अकाउंट में आपके पैसे नहीं जाएंगे। आपका ए से तो पैसे भी चले गए, उसको भी नहीं मिलेंगे दोबारा से, और ना ही वो बी को चले जाएंगे। तो ये एटॉमिसिटी प्रॉब्लम है इसमें फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होगा कि आपने ए से पैसे सेंड कर दिए, वहाँ से भी चले गए लेकिन बी को भी नहीं मिले, तो आपके पैसे वो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन जब डेटाबेस में जाएंगे वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो आपको फिर मैं बताऊँगा कि किस तरह से वो हमारा डाटा या तो वो पूरे का पूरा सेंड होता है या वो सेंड होता ही नहीं है, दोबारा से वापस उसी के पास चला जाता है जिसने वो सेंड किया था। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। एक, आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपने अपने डाटा लिखा हुआ है, बनाया हुआ है डाटा, यहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ, आप चाहते हैं कि जो डाटा एंट्री वाला बंदा है जो सिर्फ डाटा एंटर करता है, उसको सिर्फ इतनी एक्सेस दूँ मैं कि वो सिर्फ डाटा एंटर कर सके, मेरे पूरे डाटा को देख ना सके, मेरे काम को जितना भी मैंने स्टोर किया, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, क्या कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी है, उन चीज़ों को ना वो देख सके। उसका काम सिर्फ क्या है, वो डाटा को सिर्फ एंटर कर सके। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ऐसी कोई सिक्योरिटी फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं लगा सकते कि जो डाटा एंट्री वाला है वो सिर्फ डाटा एंटर ही कर सके, वो आपके सारे के सारे डाटा को व्यू कर सकता है, देख सकता है। और मैं चाहता हूँ कि जो एडमिन है या चेयरमैन है वो सारे के सारे डाटा को देख सके, वो फाइल में कुछ चेंजिंग भी कर सके। लेकिन ऐसी मैं इसमें कोई फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं लगा सकता, ना ही मैं अनऑथराइज्ड यूज़र से उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ डाटा को कोई पासवर्ड वगैरह लगा के। उसके बाद प्रोग्राम मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है कि आप उसको प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, आपके डाटा को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा उसमें बजट की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। आपने रजिस्टर्स पे फाइल लिखना है, रिकॉर्ड अपना लिखना है, उसके लिए आपको बंदे भी चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे जो वो बैठ के आपका रिकॉर्ड लिखें। और उसमें अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी कॉस्ट होगी। और जैसे मैंने ID कार्ड के 13 डिजिट से 14 करने हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी, मुझे रजिस्टर सारे के सारे न्यू लेने पड़ेंगे, मुझे न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे जो वो सारे के सारे रजिस्टर दोबारा से वो टेबल्स बनाएं और उनमें सारे का सारा पुराना रिकॉर्ड वहाँ पे शिफ्ट करें नए रजिस्टर्स में। तो मेरे पास उसमें प्रोग्राम मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो ये था हमारा फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट में हम डेटाबेस अप्रोच करेंगे कि अब यही चीज़ें अगर हम डेटाबेस के थ्रू करते हैं तो वो किस तरह डेटाबेस होती क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो उसमें हम ये प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।